हाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स पास्ट पेपर 2023 का सेक्शन सी। मैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने लगी हूँ, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं करूँगी, लेकिन यहाँ पर असल में जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो लॉन्ग क्वेश्चंस की होती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन अनसीन होते हैं। मतलब अनसीन इस हिसाब से कि वो लोग घुमा फिरा के देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सेक्शन सी में यहाँ पर तो खैर घुमा फिरा के ही दिया, उन्होंने आपको डायरेक्टली कह दिया यूज़ क्रैमर रूल्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पर आपको एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है। उसके साथ 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, और उसके साथ 3x प्लस वाई और प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने इसको स्टार्टअप ही कैसे लेना है, ठीक है। तो स्टार्टअप क्या लेना है, आपने लिखना है सबसे पहले राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। आपने जब इसको क्रैमर रूल से करना है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में क्यों नहीं कन्वर्ट करते। सबसे पहली जो मेन बात होती है, इसको मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करना है। और मैट्रिक्स पे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। आपके पास यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स हैं, एक्स है, वाई है और जेड है। अब आप पहली इक्वेशन देखें, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 1 है, आपने 1 लिख दिया। वाई के साथ भी 1 है, यहाँ पे 1, और जेड के साथ क्या है -1, तो यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है। ये सॉरी इस तरह वाई 1 और -1, ठीक है। अब अगला है कोफिशिएंट क्या है 2। जब कुछ नहीं होता तो हमें पता है कि अलजब्रा में कोई भी नंबर अगर कोफिशिएंट के साथ नहीं दिया तो हमें इस चीज़ का पता होता है कि हमारे पास जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। लिखा नहीं होता लेकिन हमें पता है कि मौजूद है, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे एक्स में 2 है, वाई के साथ -1 है, जेड के साथ -1 है, ठीक है। यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गई। अब अगली लीनियर इक्वेशन देखते हैं, इसके साथ 3 है, अगले के साथ 1 है और उसके साथ 2 है। यहाँ पर ये हमने लिख लिया, बात ख़त्म हो गई। तरीका हमने बता दिया कि किस तरह से लिखना है। साथ में आपने लिखना है एक्स वाई और जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और साथ में अब इसकी बारी आती है 3 1 और 0, जो हमने इक्वल डाल के फिर लिखना है 3 1 0, ठीक है। आप यहाँ पर एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप x1 x2 और x3 भी लिख सकते हैं। जो आपका दिल करता है वो आप लिख लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने वेरिएबल्स गिवन है तो एक्स वाई जेड लिख लें या वो। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड गिवन है तो आप सिंपल वे में कर लें कि यहाँ पे भी एक्स वाई जेड लिख लें आप, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। इसमें तो कोई भी रूल जो है वो चीज़ ही नहीं है, ठीक है, पहली बात। अच्छा, आपने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये बात आती है कि यूज़ क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स का हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल्स में हमारे पास ये बात पता होनी चाहिए, जो इसका फॉर्मूला है वो है, आप इस्तेमाल कर लें एक्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा dx का मैग्नीट्यूड और a, ठीक है, y dy और a, ठीक है, डिटर्मिनेंट, उसके बाद z dz डिटर्मिनेंट और a। अगर आपका एक्स वाई जेड है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x1 x2 x3 आता है, फिर आपके पास फार्मूला कौन सा होगा, ठीक है। फिर फार्मूला आपके पास होता है x1 x2 x3 है, तो आप लिखेंगे x1 डिटर्मिनेंट d1 और डिटर्मिनेंट a। ये बात याद रखिएगा, मैं यहाँ a1 नहीं लिख रही, यहाँ सिर्फ a चलेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। x2 d2 a, x3 d3 और a, इस तरह से
ये बेसिकली तरीका होता है बेटा सॉल्व करने का। मैं अक्सर दफ़ा जब मैं पेपर चेक कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली जो है ग्रामर वो बोर्ड के पेपर जब मैं चेक कर रही होती हूँ, आप बिलीव करें मुझे देख के इतनी ये बात हिट होती है कि यार कोई भी ऐसा टीचर या उस्ताद नहीं है जो बच्चों को तरीके से समझाए कि हमारे पास अगर ग्रामर रूल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन गिवन होती है तो हम इसको कैसे पहले कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, उसके बाद फिर क्या तरीका होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती हैं, लेकिन खैर मेरे लिए मैटर करती है, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से समझाती हूँ। लेकिन बात वही होती है कि हर उस्ताद का अपना कोई तरीका होता है। लेकिन देखें, मैथ्स को सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि आप मुंह चुक्का उठाया और सॉल्व कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं कहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात आई थी x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x2 की करनी है और x3 की करनी है। इनके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि D1, ठीक है, और A डिटर्मिनेंट, D2 और A डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऊपर भी डिटर्मिनेंट नीचे भी डिटर्मिनेंट, D3। अब बेसिकली बात होती है पहले हम कैलकुलेट करेंगे A डिटर्मिनेंट। जो A की कैलकुलेट होगा बार बार नहीं होगा। मेन पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कि ए डिटर्मिनेंट बार बार कैलकुलेट नहीं होगा, एक दफ़ा कैलकुलेट होगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 -1 1 -1 -1 2। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकालना है, ए डिटर्मिनेंट। आप पहले यहाँ पर क्या करें कि ये इसको इस तरह से लेट ए कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने लेट किया ए और फिर आगे से हमने इसका ए डिटर्मिनेंट निकालना है, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ए डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास जो चीज़ होती है वो आपको भी पता है, कैलकुलेट हम ए डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको याद नहीं रहता कि हमने ए डिटर्मिनेंट में क्या हमारी किस तरह से हमने कैलकुलेशन करनी है और किस तरह से नहीं करनी। तो मैं सिंपल वे में बताती हूँ उनको तरीका कि आपने ये वाली जो साइंस है ना ये याद रखनी है। ठीक है, ये किसके लिए, डिटर्मिनेंट के लिए है, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, ये रूल ये मैंने अपने जहन में जब मैं अपने क्लास में अपनी 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ती थी, तो जब मेरा डिटर्मिनेंट का चैप्टर था तो बड़ा मुश्किल होता था मुझे याद करना कि यार मैं अब कैसे कैलकुलेट करूँगी, कैसे इसको करना है, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। मेरे इतने सवाल होते थे और मैं इतनी परेशान होती थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। ठीक है तो मैं क्या करती थी कि ये वाले ऑप्शंस याद रखती थी। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए तो आप ये वाले ऑप्शंस याद कर सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे आएगा और ये इस तरह से कटेगा, तो ये 1 2 -2 हो गया और ये माइनस वैसे ही होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये -1 इस तरह से होगा। अगर आप साइन बहुत ध्यान से काम करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप भूलेंगे नहीं, जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। साथ में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस, यहाँ पे लग गया माइनस। अब 1 है तो मैंने आपको बीच में कहा ये कटेगा, तो 2 2 4 और ये माइनस, ठीक है, और ये -3। ठीक है, इस तरह से। और साथ में मैं ऊपर लिखने लगी हूँ, ये -1 है, क्योंकि ये -1 है तो मैंने ब्रैकेट में लिखा। इस तरह से मैंने अब आपको बताया ये कैसे कट होगा। ये अब ऐसे कट होगा। ठीक है, ये वाली साइन जो है ऐसे है। ठीक है, ये वाला साइन अब ये आ जाएगा, इस तरह से कट होगा, तो 1 2 2, ठीक है, और -3 और ये बंद हो गया। ये अब यहाँ से मैं ये रेज़ कर रही हूँ सारे, क्योंकि ये इस तरह से क्लियर हुए, अच्छे लगते हैं पेपर में, साफ़ सुथरा पेपर किया हो और साफ़ सुथरा इस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, अब अगला मैं इसको ऑप्शन में लिख देती हूँ यहाँ आके, तो ये आ जाएगा 1। अगर देखा जाए तो ये -2 +1 हो जाएगा, +1, ये -1 4 + 3। वैसे मैं डायरेक्ट करती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर अगर इस चीज़ को समझने आए हैं कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ताकि उनके लिए आसानी हो, ये -7 और ये -5। तो इस तरह से मेरा ए डिटर्मिनेंट निकल आया -13। ठीक है, फिर देख लेते हैं 2 + 1 4 + 3 और 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे -1 4 5 6 7 और 2 5, तो -7 -5 जो होता है आपके सामने 7 8 9 10 11 12 और ये -13। ठीक है, अब यहाँ पर अब बात आ जाती है कि सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है।
अब मैंने आपको बताया था आपकी मर्ज़ी, आप इसको x1 ले लें, x2 ले लें, x3 ले लें, x ले लें, y ले लें, z ले लें, ये आपके ऊपर है। तो मैंने x1 ले लिया है, तो मेरे पास आ जाता है D1 और a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो D1 के लिए आप सिंपल वे में D1 कैलकुलेट करेंगे। तो D1 आपके पास कैसे होगा, अब आपने क्या करना है, D1 कैसे कैलकुलेट होगा, आपने क्या करना है, D1 का मतलब है कि आपने फर्स्ट रो की जगह ये वैल्यू नहीं लिखनी, ये वैल्यू लिखनी है। फिर D2 में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर ये वाली लिखेंगे। फिर D3 जब निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब आइए, आपको समझ आई। तो मैं इस तरह से ये सॉल्व करते करते इसको आगे हम करेंगे। अब D1 में हमारे पास यहाँ पे 310 आ गया और बाकी एज इट इज़ सारे नंबर आ गए। वही रूल अप्लाई होना है जो अभी डिटर्मिनेंट निकाला है, मैंने आपको बताया था जिस तरह से हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, ये वही अप्लाई होना है। 3, अब ये ऐसे, ये इस तरह से कटेगा, तो ये -2 और यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -1 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है तो +1, और मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि स्टेप्स कम हो। ये चीज़ें ज़ाहिर आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब आप लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट जो है ना मुश्किल है या फिर है नहीं, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 और ये 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 -1 -1 2 और -1 1, तो ये आ जाएगा -3 -2 -1 तो ये आ जाएगा -6। तो ये आपके पास आ गया D1। अब x1 कैलकुलेट करते हैं, तो x1 मेरे पास पहले था -6 आ गया और ये -13 आ गया, तो मेरे पास आंसर माइनस माइनस, तो x1 क्या आ गया 6 और 13। इसी तरह हम आगे x2 भी कैलकुलेट करेंगे और x3 भी कैलकुलेट करेंगे। अब आई होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल वे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। बस यही बात होती है कि अगर कोई टीचर अच्छा मिल जाए समझाने के लिए तो बच्चों को मुश्किल नहीं होती। तो ये वाली लाइन अब सेम टू सेम रहेगी, देखिए जैसे ये अब लाइन सेम टू सेम रहेगी, अब सिर्फ ये चेंज होगी और ये नहीं चेंज होगी। फिर जब मैं D3 में जाऊंगी तो ये दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी और ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह चेंज करते करते हमने इसको सॉल्व कर लेना। -1 -1 2 और ये आ जाएगा 1 2 +0 -3 2 2 ज़ा 4 और +3 -1 2 0 और -3, तो ये आ जाएगा 2 4 5 6 7 और 7 3 ज़ा 21 और ये +3। तो मेरे पास आ जाएगा D2 डिटर्मिनेंट क्या निकल आएगा 21 22 23 नहीं, ये आ जाएगा 21 में से 3 माइनस किए और साथ में +2 भी करना है हमने, तो ये 2 - 21 और +3, तो ये -16 आ गया, -16। तो इसी तरह x2 निकालेंगे, -16 और -13, तो आपके पास x2 क्या आ जाएगा 16 और 13, ये आपका x2 आ गया। इसी तरह मैं अब x3 फाइंड आउट करूँगी जो कि D3 और A डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा 1 2 3 1 -1 1 और 3 1 0। ये 3 डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा 0 और -1 -3 2 +3, तो ये आ जाएगा -1 +3 और +15। 2 3 4 5 5 3 ज़ा 15, तो ये आ जाएगा 15 16 17 18 और 18 -1 17। तो आपके पास D3 डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 17। तो इसी तरह x3 निकल जाएगा
-13 ये आपका। तो आप लिख लो हैंस x1 इज इक्वल टू x1 6/13, x2 इज इक्वल टू 16/13 और x3 इज इक्वल टू 17-13। सिंपल, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वेरी इजी, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, solution. If three consecutive numbers in an arithmetic progression are increased by 1, 2, 3 respectively, the resulting numbers are in geometric progression. Find the original numbers if their sum is 12. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि let a minus d, a और a plus d be three consecutive number in arithmetic progression. then एक a माइनस डी है, साथ में प्लस a प्लस डी, और आगे में वो कह रहे हैं उसका सम 12 है, ठीक है। इफ़ दिस सम इज़ 12, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12, डी कट गया, 3a 12, तो a इज इक्वल टू 12/3, आपके पास a इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास द नंबर बिकम 4 माइनस डी, 4 आपने a की वैल्यू निकाली और 4 प्लस डी। अब बात ये आती है कि हमारे पास d की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग to the given condition, 4 minus d minus 1 और 4 minus 2 और 4 plus 2 minus 3 are in geometric progression, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या कह रहा है, इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये कंसेक्टिव नंबर्स थे, ठीक है, ये सारे तीनों कंसेक्टिव नंबर्स थे। उन्होंने कहा फिर रिस्पेक्टिवली ये क्या हुए, 1 2 3 क्या हुए, इंक्रीज़ हो गए, ठीक है, इंक्रीज़ हो गए, इंक्रीज़ हमने कर दिए। अब वो कहते हैं कि द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इनका ओरिजिनल नंबर हमने फाइंड करना है, उसका सम, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल वे आपको बताते चलें। अब सिंपल वे में हमारे पास क्या आता है, मैं थोड़ा सा इसको, गिवन कंडीशन हमारे पास 4 माइनस डी माइनस 1, फिर 4 माइनस 2 और 4 प्लस डी माइनस 3 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सो डैट इज़ क्या बन जाएगा, 3 माइनस डी, फिर 2 और 1 प्लस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सो वी हैव, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ डी। सो 3 माइनस डी 1 प्लस डी इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3d माइनस डी और माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा ये 3d 2d माइनस डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 माइनस 3। इसको इस तरह करते हैं, ये 3 प्लस 4, अब इस तरह करते हैं, ये डी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, माइनस 2d और प्लस 4 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये डी स्क्वायर माइनस 2d और 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d
इज इक्वल टू -1, तो ये d को d -1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ये -1, ठीक है, बल्कि नहीं, ये आपको बताती चलूँ एस टू d -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो d -1 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके पास d इज इक्वल टू 1 आ गया। d इज इक्वल टू 1। अब आपने लिखना है सिंपल वे में कि इफ़ a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 1 देन द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ठीक है। अब आप लिखें इफ़ a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 1 देन द required original numbers are 4 minus 1 4, 4 plus 1, that is 3, 4 और 5। दिस इज़ द आंसर। ओके, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका भी सॉल्व करने का मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगी। इस टिप्स को आपने याद रखने हैं। जब तक आप अगर मेरे टिप्स को याद रखेंगे तो मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम में टिप्स को याद रखें, वो आपको भूलेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जैसे हमारे पास, तो हमारे पास गिवन क्या है, y इज इक्वल टू जो सीरीज़ गिवन है वो है 1.34.a, 1.3.5, 4.8.12, ठीक है, ये सीरीज़ गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको बाइनोमियल सीरीज़ बनाना है, ठीक है। जब हमने बाइनोमियल सीरीज़ बनाना है तो हम लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हम क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1 बन गई। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सीरीज़ गिवन है और साथ में प्रूफ डैट y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 कोई इक्वेशन प्रूव करने के लिए आ जाएगी, तो याद रखना उसका जो टिप है वो है बाइनोमियल सीरीज़, कि हम पहले बाइनोमियल सीरीज़ से फाइंड आउट करेंगे। तो पहला स्टेप होना चाहिए, आप एडिंग 1 कर रहे हैं, ठीक है, एडिंग 1 कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको जनरल टर्म बाइनोमियल सीरीज़ से कंपेयर करेंगे, ठीक है, विद बाइनोमियल सीरीज़, ठीक है, बाइनोमियल सीरीज़ से। और उसके बाद फिर जब कंपेयर करेंगे उसके बाद n और x की वैल्यू निकाल के हम साथ में इक्वेशन प्रूव कर देंगे, ठीक है। ये जो मेन स्टेप्स हैं इन चीज़ों को अपने जेब में बैठा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। याद रखिएगा ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है, इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। चलिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो मैं जब ऐड करूँगी y प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 1.3/4.8 प्लस 1.3.5 4.8.12 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। अब उसके बाद हम कहते हैं अब हम कहते हैं कि एज बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, 1 प्लस एक्स एन 1 प्लस एन ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 over 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। नाउ अब क्या करेंगे, वी हैव टू कंपेयर इट, ओके, कंपेयरिंग विद अब हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताती चलूँ। आपने लिखना क्या है,
कंपेयर, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग जर्नल बाइनोमियल सीरीज on the right side of इक्वेशन 2, जो कि आपकी ये है इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने इसको कंपेयर करना है, और जब मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो एन एक्स इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4, जो कि आपकी इक्वेशन बन गई 3। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे, ये कंपेयर करेंगे और ये करेंगे। ठीक है, ये कंपेयर और ये कंपेयर करेंगे। तो अब हम करेंगे n-1 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर और साथ में 1.34.a, जो कि आपके पास आ जाएगा n-1 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 32। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने फ्रॉम इक्वेशन 3 आप लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 आपने क्या करना है, x की वैल्यू लेनी है, वो आ जाएगा 1/4 एन। अब पुट इन इक्वेशन 4 इसमें डालिए, तो n-1 2 का फैक्टोरियल 1/4 n होल स्क्वायर और 3/32। तो आपके पास क्या आ जाएगा, n-1 2 का फैक्टोरियल 1/16 n स्क्वायर इज इक्वल टू 3/32। ठीक है, ये इससे कट गया तो आ जाएगा n-1 और ये आ जाएगा 16 2 ज़ा 32 और साथ में n इज इक्वल टू 3/32 n-1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 32n डिवाइडेड बाय 32 से कट गया n-1 3n, तो आपके पास आ गया n-1 -3n इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, या तो आप इसको इस तरह कर लें, क्योंकि 3 का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल के बाद बड़ा है, तो आप स्मॉल n को उधर ले जाएं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू -1 n इज इक्वल टू -1/2। अब आप इस n-1/2 को किस में डालें, पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, जब आप पुट इन इक्वेशन 3 करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू -1/2 साथ में x इज इक्वल टू क्या है आगे 1/4, तो ये 1/4। ठीक है, तो इस हिसाब से माइनस उधर चला जाएगा, 2/4 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/2। तो x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, x की वैल्यू भी निकल आई। अब आपके सामने n की भी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू -1/2 और n की वैल्यू -1/2। सो व्हाट यू विल डू, thus अब आप क्या करेंगे, 1 + y और 1 + xn क्या करेंगे, ये इसको और इसको कंपेयर करेंगे। पहले हमने राइट साइड को कंप्लीट किया था, अब हम लेफ़्ट साइड में कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर हम अब लेफ़्ट साइड पे कंपेयर करेंगे। लेफ़्ट साइड पे कंपेयर करने के बाद अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 1 + y इज इक्वल टू 1 -1/2 और ये आ जाएगा -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -1/2 -1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 -1/2 और 1 प्लस। तो अब आपने क्या करना है, 1 ये मैं अगर 2 लिख दूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1 + y, ठीक है, √2। तो आप यहाँ लिख दो स्क्वेयरिंग
ऑन बोथ साइड्स। आपके पास आ जाएगा 1 + y का होल स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा y² + 2y + 1 = 2, y² + 2y + 1 - 2 = 0, तो y² + 2y - 1 = 0। तो आप आगे लिख लेना हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होपफुली अब के बाद अब आपको ये वाला क्वेश्चन या एक्सरसाइज मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि ये मैंने जिस तरीके से समझाया मुझे उम्मीद है कि आज तक आप लोगों को इस तरीके से कोई नहीं समझा सका होगा। बहुत इजी स्टेप से समझाया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि हमारे पास है cos 10, cos 30, cos 50, cos 70। ठीक है, अब हमारे पास cos 10 एज इट इज़ रहने दो, ये √3/2 है, cos 50 और cos 70। √3/2 cos 10 cos 50 cos 70। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, 2 डिवाइड भी कर रही हूँ और मल्टीप्लाई, 2 यहाँ से किया और ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये √3/4। तो मैं इसका अब अप्लाई करूँगी cos 50 + 10 + cos 50 - 10, साथ में cos 70। √3/4 ये आ जाएगा cos 60, ये आ जाएगा cos 40, ये आ जाएगा cos 70। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, √3/4 cos 60 क्या बनता है 1/2, ठीक है, प्लस cos 40 cos 70। तो 1/2 बाहर निकालूंगी तो ये √3/8 हो जाएगा, और इस हिसाब से ये आ जाएगा 1 + cos 40 और साथ में cos 70। ठीक है, तो मेरे पास √3/8, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक जगह cos 70 और cos 40 और cos 70। √3/8 cos 70 फिर अप्लाई हो रहा है यहाँ पे cos 40 + 70 प्लस cos 70 - 40। ठीक है, ये 70 + 40 होगा, 70 + 40, क्योंकि बड़ा साथ होता है, अच्छा पहले होता है। √3/8 cos 70 cos 110 प्लस cos 30। तो आपके पास cos 30 क्या होगा, √3/8 cos 70 को हम अप्लाई करेंगे cos 110 + 70 / 2 और cos 110 - 70 / 2 और ये प्लस √3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर √3/8, ठीक है, अभी एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 cos 180 / 2 और ये cos आपके पास आ जाएगा 40 / 2 और प्लस √3/2। ठीक है, √3/8 ये आ जाएगा 2 cos 90 आ जाएगा और cos 20 और प्लस √3/2। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि 2 cos 90 जो होता है, ये आपको पता है वो ज़ीरो होता है, तो ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और √3/2। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई ऑलरेडी जो है वो
ज़ीरो हो जाएगी, और ये √3/8 मल्टीप्लाई बाय √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और 8 2 ज़ा 16, और ये 3/16, जो कि हैंस प्रूव्ड हो गया। वेरी सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल में आज तक एग्ज़ाम में नहीं आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे जो हैं इस चीज़ को समझते हैं कि पता नहीं घुमा फिरा के दे दिया हमें, हमारे एग्ज़ाम में नहीं था, हमारे पेपर में नहीं था, हमारे इसमें नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। अगर आप इनको कुछ तरीक़ों से अगर आप सॉल्व भी कर लेना तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब आपके पास जो गिवन है ना 5x स्क्वायर -14xy प्लस 9y स्क्वायर इजिकल टू 0, और दूसरा आपको गिवन है 4x स्क्वायर, ठीक है, -3xy और -16 इजिकल टू 0। तो ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं, ठीक है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें आपने जो करना है ना वो काम सिर्फ इतना है कि आपने ना इसमें सिर्फ वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको कह दें ये इक्वेशन 1 है, फिर इसको कह दें ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गई। अब आपने कहना है कि बाय इक्वेशन 1 वी आर गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशन 1, ठीक है। आप लिखें बाय इक्वेशन 1 you need to solve it, and how 5x स्क्वायर -14xy को आप ब्रेकआउट करें तो वो 9xy और -5xy बनेगा प्लस 9y स्क्वायर इजिकल टू 0, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो इसमें से जो कॉमन निकल रहा है वो आपका निकल रहा है x, और 5x - 9y, और इसमें से आपका कॉमन निकल रहा है y, तो ये 5x - 9y इजिकल टू 0। तो इसमें क्या है आपके पास एक टर्म होगी x - y, और एक टर्म होगी 5x - 9y इजिकल टू 0। अब आपके पास क्या आ गया x - y इजिकल टू 0 और 5x - 9y इजिकल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास एक x इजिकल टू y निकल आया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास x इजिकल टू 9y/5 निकल आया। अब आप क्या कहेंगे, अब आप इन्हें कहना है कि आपके पास जो इक्वेशन 3 है ना, ठीक है, आपने इनको इक्वेशन 2 में पुट करनी है, ठीक है, इक्वेशन 2 में। अच्छा, यहाँ पे एक x की वैल्यू और यहाँ पे एक y की वैल्यू निकाल लें आप, ठीक है। y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 5x - 9y इजिकल टू ये इधर, तो आपके पास 5x - 9 5x डिवाइडेड बाय 9 होगा ना, 5x डिवाइडेड बाय 9 इजिकल टू y, तो y इजिकल टू 5x/9 और x। अच्छा, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू निकल आई और यहाँ पे भी x की वैल्यू निकल आई, y इजिकल टू x, ठीक है। दोनों पे आपने वैल्यू निकाली। अब दोनों को बारी बारी आपने रखना है, किसमें, इसमें क्या नाम है x की y की वैल्यूज़ को रखना है, ठीक है। सबसे पहले व्हेन y इजिकल टू x होगा तो आपकी जो इक्वेशन 2 में पुट इन इक्वेशन 2, तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर -16 इजिकल टू 0, ठीक है। तो आपने इसमें से सबसे पहले वैल्यूज़ निकालनी है, और वो कैसे निकालेंगे ये आपको भी पता है। अब 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर आ जाएगा -16 इजिकल टू 0, तो x स्क्वायर इजिकल टू 16। अब आप जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x प्लस -4 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर आपने पहले y इजिकल टू, अब हम कहेंगे व्हेन y इजिकल टू 5x/9, तो ये हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। जब 2 में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर
3x, ठीक है, 5x/9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस 15x/9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 9 4 ज़ा 36x², ठीक है, माइनस 15x² और ये 9 6 ज़ा ये 16 इंटू 9 करती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ना थोड़ा सा आप ना इसको कर सकते हैं इस तरह से। ये मैं आपको बताती चलूँ, ये मैं देखा नहीं था, तो ये भी कट सकता है, ठीक है। ये 3 से कट गया, तो आपके पास 4x² 5x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, 12x² माइनस 5x² और 16 3 ज़ा कितना होता है 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे कर लें आप। इसके बाद आ जाएगा ये 12x² माइनस, तो ये आ जाएगा 7x² और ये इज इक्वल टू 48। तो x² 48 डिवाइडेड बाई 7, तो वो आपके सामने 48 डिवाइडेड बाई 7। तो अब आप क्या करोगे, x² इसको 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 होल टर्म में हम करना है, इसको ब्रेकआउट करना है। तो इसको ब्रेकआउट में अगर ऐसे करूँ, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास प्लस माइनस 48 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 16 3 ज़ा, अभी ऊपर किया ना आपने ये, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4√3 और साथ में √7, ठीक है। अब x की वैल्यू निकल आई। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू को आपने जो y की वैल्यूज़ निकली थी ना हमारी, एक ये वाली y की वैल्यूज़ और इस वाली y की वैल्यूज़, यहाँ पे x की वैल्यूज़ को पुट करके y की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये देखें, y इज इक्वल टू x है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई √7 और अगला वाला बन जाएगा 5 4 √3 √7 और डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 20, ये मैं आगे लिख देती हूँ, यहाँ जगह कम है, अब मैं आगे लिख देती हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 20 √3 डिवाइडेड बाई 9 √7। तो नाउ सोल्यूशन सेट आपका बन जाएगा। आपने सोल्यूशन सेट लिखना है प्लस माइनस 4 और साथ में प्लस माइनस 20 √3 और 9 √7, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल, ठीक है। हमने कौन सा लेना है, x की वैल्यूज़ को हमने ले लिया और x की वैल्यूज़ तो खैर 2 निकली है, एक ये आपका प्लस माइनस 4 और ये निकला, ठीक है, और आपके बाद एक ये निकला, ठीक है। साथ में y की वैल्यूज़ ये निकली, क्योंकि y इज इक्वल टू x था हमारा, एक इसमें पुट किया और एक इसमें पुट किया, दोनों में पुट करके फिर आपने सोल्यूशन सेट लिख दिया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहला पार्ट अगर आप देखें तो हमारे पास है a इज इक्वल टू 60 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 33 है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, 180 डिग्री। क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें कहा गया है सॉल्व ट्रायंगल्स ABC यूजिंग नोटेशन, ठीक है। ये ना अक्सर दफ़ा पेंसिल जो है ये थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम करती है, इसलिए कभी कभी जो है ना वो नंबर्स और या लेटर्स मिस हो जाते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री,
ठीक है। इसकी यूटेशंस को हमने करते हुए इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास गैमा नहीं है, ठीक है, तो 180 डिग्री ये अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 180 डिग्री -60 और -15, तो आपके पास गैमा क्या आ गया 105। अब आप लिखो बाय लॉ ऑफ साइंस वी हैव ए अवर साइन अल्फ़ा बी अवर साइन बीटा, ठीक है। आपने क्या लिखना है, ए अवर साइन 60, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बी अवर साइन 15। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए जो है बी साइन 60 और साइन 15। आपने ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपको गिवन है 33 सॉरी, और साइन 60 जो है वो 0.8660, और आगे साइन 15 की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 0.2588, ठीक है। तो इस तरह ए की वैल्यू आ गई 110। इसी तरह अब हमने सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी जो है अगेन हम कहेंगे सी अवर गैमा होता है और बी साइन अवर बीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखें अगेन फॉर द वैल्यू ऑफ सी, हमारे पास सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी साइन गैमा अवर साइन बीटा, तो ठीक है। तो बी जो है वो 33 और साइन गैमा आपके पास गैमा की वैल्यू निकाली है वो है 105 और साइन 15, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 0.9659 डिवाइडेड बाय 0.2588, तो आपके सी की वैल्यू निकल आएगी 123। ये आपकी सी की वैल्यू। अब जो जो नई वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट कर ली हमने, और अब हम लिखेंगे हेंस गैमा इज इक्वल टू 105 डिग्री, ए इज इक्वल टू 110, सी इज इक्वल टू 123 आंसर, ठीक है। इसी तरह हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या है, बी इज इक्वल टू 23, सी इज इक्वल टू 24 एंड अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि हेयर बी इज़ ग्रेटर देन सी और बीटा इज़ ग्रेटर देन गैमा, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, उसके बाद आ जाएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा 180 माइनस 75 बीटा प्लस गैमा, तो बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 105, तो ये आपकी वन इक्वेशन हो गई। इसी को हमने फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2। जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 52.5। तो हम क्या करेंगे, बाय द लॉ ऑफ टेंजेंट से फिर इसको सॉल्व करेंगे। टेंजेंट्स, ठीक है, तो वो आज के पास आ जाएगा tan बीटा माइनस गैमा अवर 2, और ये tan बीटा प्लस गैमा अवर 2, तो ये आ जाएगा b माइनस सी और b प्लस सी। अब आपको पता चल गया होगा कि ये डिवाइडेड बाय 2 हमने क्यों किया है। तो tan बीटा माइनस R2 इज इक्वल टू b माइनस सी b प्लस सी, और tan बीटा मैं इधर ले आई हूँ, ठीक है, प्लस गैमा अवर 2, क्योंकि मेरे पास इनकी वैल्यूज़ थी तो सिंपल वैल्यूज़ डालूँगी मैं। 23 माइनस 24
और ये 23 प्लस 24, तो tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2, तो ये आ जाएगा। तो आपके पास ये 23 माइनस 24 करेंगे -1, और ये आएगा 47, और साथ में बीटा प्लस गैमा, ये जो ऊपर आपके पास वैल्यू थी, तो आप ये यहाँ 52.5 डालेंगे। ठीक है, अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करती हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। तो इनकी -1/47 की जो वैल्यू है वो आपके पास आती है -0.02128, और साथ में आपके पास tan 52.5 जो है वो किसके इक्वल है, 1.27994 के। ठीक है, tan 52.5 डिग्री। ये बात याद रखिएगा कि आपने ये लिखना है कैलकुलेटर में tan 52.5 और साथ में डिग्री। tan 52.5 और साथ में डिग्री, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 52.5, तो आपके पास है 52.1.27। अब आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें 0.02128 मल्टीप्लाई बाय 1.27994, ये आपके पास आ जाएगा 0.02723। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2 था। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव आ गया, इधर रह गया बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2, और मैं tan को इधर लेके जा रही हूँ, तो tan इनवर्स 0.02723, तो आपके पास आ जाएगा, ये क्या आंसर आ जाएगा, -1.56। अब आपने क्या किया, बीटा प्लस गैमा बीटा प्लस गैमा और साथ में डिवाइडेड बाई 2, अब आप उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -3.12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको आपस में, ये इक्वेशन 2 कहते हैं आप। अब आप सॉल्व करेंगे किसके लिए, वी सॉल्व फॉर एंगल बी एंड सी। सो वी ऑलरेडी हैव बी प्लस गैम बीटा प्लस गैमा, ये अगर आप देखें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे बीटा माइनस है। ठीक है, ये मैं गलती से लिखती आ रही हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें बीटा माइनस गैमा, बीटा माइनस गैमा। ठीक है, ये देखें ये बीटा माइनस गैमा है। ठीक है, क्योंकि प्लस को तो हम उधर ले गए थे, तो ये बीटा माइनस गैमा है। ठीक है, अब आपने ना यहाँ पर लिख दें, मैं आपको बताती हूँ। अब आप यहाँ पर लिखें बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपको क्या होगा, बीटा प्लस गैमा अगर पीछे से देखें तो हमारे पास क्या है, ये देखिए 105 है। ठीक है, बीटा प्लस गैमा, तो यहाँ पे आपने लिखा बीटा प्लस गैमा 105। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन बीटा माइनस गैमा -3.12, साइन चेंज। ठीक है, और साइन नहीं भी चेंज करेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गैमा कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 बीटा 105 -3.12, तो आपके पास आ गया, 10.88, तो बीटा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे इसको, तो ये 50.94 आ जाएगा। अब आपके लिए आपके पास बीटा आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई जो कि 50। अब नाउ टू फाइंड ए वी यूज़ लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस यूज करेंगे, और वो है वेरी सिंपल, ए साइन अल्फ़ा बी साइन बीटा। ठीक है,
जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन होगी तो ये बात याद रखिएगा। अब ए की तो हमने मालूम करनी है, तो ये आ जाएगा बी और साइन बीटा और यहाँ पे साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू रहने दें, बाकी आप लिख लें 23 साइन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम पीछे देखें तो 75 है, तो आप यहाँ लिखें 75 और डिवाइडेड बाय साइन बीटा की वैल्यू अभी मैंने कैलकुलेट की है, वो है 50.94। तो ए, अब आप इनको मल्टी करेंगे। अब आप करेंगे साइन 75 और मल्टीप्लाई बाय 23, तो -8.9189। अब यही साइन 50.94 साइन 50.94 तो आ जाएगा 0.6245। तो ए इज इक्वल टू 8.9189 डिवाइडेड बाय 0.6245। तो आपके पास ए की वैल्यू निकल आएगी एक मिनट, ये ना मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा ख़राब है, तो ये ना 23 और साइन 75 की वैल्यू जो है वो माइनस में दे रहा था, लेकिन माइनस में नहीं है। ठीक है, 0.9659 और साइन 50.94 0.7785। तो ये आ जाएगा 22.2157 और डिवाइडेड बाय 0.7785। तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 28.52। ठीक है, तो अब आप लिखो नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 105। तो बीटा की वैल्यू आपके पास मेरे पास आई थी 50.94 प्लस गैमा इज इक्वल टू 105। तो गैमा 105 माइनस 50.94, तो गैमा आ जाएगी मेरे पास क्या 105 माइनस 50.94, ये आ जाएगा 54.06 गैमा की वैल्यू। सिंपल, ठीक है, ये आ गई। तो हैंस ए की वैल्यू 28.52, बीटा की वैल्यू कैलकुलेट की, वो आई हमारे पास 50.94, गैमा की कैलकुलेट की 54.06 डिग्री। ये तीन वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की और ये मैंने लिख दिया, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। हेयर वी हैव कंप्लीटेड द पेपर, ठीक है, जो हम कर रहे थे। यहाँ पे आपका जो है वो पास्ट पेपर 2023 फिनिश हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर ज़रा क्वेश्चनिंग की जो मार्क जो मैंने किया ना क्वेश्चंस का, वो ज़रा गलत हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। और आगे भी गलती से मैंने ये क्वेश्चन नंबर ये लिख दिया, ये 13 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8, ठीक है। और 4 ये 6 3 4 5 6 7 8 ये 6 क्वेश्चन आपके 2023 पास्ट पेपर्स में थे, जो कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस कहलाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बल्कि। तो ये कंप्लीट होगी आपके पेपर। यहाँ पे इंशाल्लाह सेक्शन जो बी है वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।